मॉस्को में आतंकवादी हमला हुआ और उसमें 93 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हैं। और इसके पीछे की जो कहानी है, जिस तरीके से ये गाजा और फिलिस्तीन की लड़ाई से जुड़ा मामला है, उसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मॉस्को में जो हमला हुआ है वो एक कॉन्सर्ट हॉल में लोग कॉन्सर्ट देख रहे थे, म्यूजिक कॉन्सर्ट, उसमें हमला हुआ और इमीडिएटली उसको किसने एक्सेप्ट किया? आईसिस की जो खुरासा ब्रांच है उसने उसको एक्सेप्ट किया। अब आईसिस खुरासा जो है, कोई कहता है अफगानिस्तान में बेस्ड है, कोई कहता है कि जो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो पहले सोवियत रशिया का हिस्सा थी और अभी अलग हुई, अलग देश हैं, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और 3 और, तो उनमें उसका बेस है। कोई इस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन रशिया ने हमेशा कहा है कि आईसिस के ये अमेरिका का पिट्ठू है। और इसके पहले आपको याद होगा 2024 जनवरी में, ठीक 3 जनवरी को, जब सुलेमानी जो ईरान के जनरल, उनके असैसिनेशन के 4 साल पूरे हो रहे थे, तो उस दिन ईरान में हमला हुआ, ईरान में आतंकवादी हमला हुआ और अल्टीमेटली उसको आईसिस ने ही क्लेम किया किमरान प्रोविंस में। उसके बारे में आप सब जानते हैं, हम एक वीडियो भी उस पर हम बना चुके हैं। और ईरान ने लाल झंडा, अपना रिवेंज का लाल झंडा ईरान ने बुलंद किया था। और अभी जो रशिया में हुआ है उसमें देखिए क्या हुआ कि जैसे ही हमला हुआ वैसे ही एक अमेरिका का बयान आया, और अमेरिका के बयान में ये साफ हो गया, अमेरिका ने कहा कि इसमें यूक्रेन का हाथ नहीं है। पहले ही रशिया ने उसको अक्यूज किया, उसके पहले ही उसने कह दिया यूक्रेन का हाथ नहीं है। अब आप देखिए, कड़ियां जुड़िए, मॉस्को में ब्लास्ट, यूक्रेन का हाथ, उसके बाद बैकग्राउंड में पैलेस्टाइन में पूरी लड़ाई। और इसके पहले 2023 में जो कुछ आतंकवादी हमले अमेरिका में हुए हैं, और एक हमले में तो अमेरिका ने सीधे यूक्रेन को अक्यूज किया था कि उसने वेस्टर्न, जो अमेरिका द्वारा सप्लाइड क्लस्टर म्यूनिशंस हैं जो एक साथ सिविलियंस को मारते हैं, वो बेलोग्रोद नाम के उसके रशियन सिटी में छोड़ा था। तो आप देखिए कि रशिया एक लंबे समय से आतंकी हमलों के लिए अमेरिका को ब्लेम कर रहा है। यूक्रेन अमेरिका टाइप, क्योंकि इस समय देखिए अमेरिका और यूक्रेन एक ही हैं। नेटो पूरी तरह से यूक्रेन के साथ है और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। लेकिन ये जो मॉस्को हमला है, ये गाजा फिलिस्तीन से कैसे जुड़ा है? इसमें देखिए 2 बातें। जो फरवरी के अंत में मॉस्को में फिलिस्तीन रेजिस्टेंस, पैलेस्टीन रेजिस्टेंस की मीटिंग हुई, याद करिए, मैंने उस पर वीडियो बनाया था, और वो एक अभूतपूर्व डेवलपमेंट था जिसको किसी ने पकड़ा ही नहीं अभी तक फिलहाल। जो एक सीधे तौर पे पुतिन के एक तरह के आशीर्वाद से पहली बार फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के सारे गुटों की मीटिंग वहां पर हुई मॉस्को में। कौन से गुट? जो आर्म स्ट्रगल में बिलीव करते हैं। फतह को उसमें नहीं बुलाया गया था, ये महमूद अब्बास को उसमें नहीं बुलाया गया था, मोहम्मद अब्बास को। ये फतह को इसमें बिल्कुल बाढ़ थी। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लड़ाके केवल इस मीटिंग में थे, और ये ऐतिहासिक मीटिंग रही। इससे अमेरिका हिल गया, और उसके बाद उसने यूक्रेन के सवाल पे, क्योंकि सीधे वो इस सवाल पे रशिया को घेरना नहीं चाह रहा था, तो यूक्रेन के बहाने रशिया को उसने और ज़्यादा घेरना शुरू कर दिया। जैसे ही हमास और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की मीटिंग मॉस्को में हुई, उसके बाद लगातार आप देखिए फ्रांस ने कह दिया कि वो ट्रूप्स भेज रहा है। फ्रांस ने, मैक्रोन ने, आप चेक कर लीजिए गूगल में, मैक्रोन सेंडिंग ट्रूप्स टू यूक्रेन, फ्रेंच ट्रूप्स टू यूक्रेन। मैक्रोन ने कहा हम ट्रूप्स भेज रहे हैं। जर्मनी ने कहा हम ट्रूप्स भेज रहे हैं। अभी तक ये केवल धमकियां हैं, लेकिन ये धमकियां जब से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की मीटिंग मॉस्को में हुई है, तब से ये धमकियां और ज़्यादा तेज हो गई हैं। तो इसका देखिए जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझिए। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अभी कल अमेरिका ने एक सिक्योरिटी काउंसिल में गाजा को लेकर अमेरिका रेजोल्यूशन लाया, और उसको रशिया और चाइना ने वीटो कर दिया। अभी क्या है, इसके पहले जितने भी रेजोल्यूशंस आए हैं, चाइना और रशिया जो लाए हैं कि इजराइल इमीडिएटली अपनी लड़ाई बंद करे और एक सीज फायर की तरफ चीज़ें बढ़ें और एड और रिकंस्ट्रक्शन हो, उसको अमेरिका ने वीटो कर दिया। लेकिन इस बार अमेरिका लाया रेजोल्यूशन, उसको रशिया और चाइना ने वीटो कर दिया, और उसको फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने हेल किया। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने कहा कि ये जो रशिया ने वीटो किया है सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन, अमेरिका जो लाया, ये बहुत ही खतरनाक रेजोल्यूशन था, क्योंकि उसकी जो वर्डिंग थी, उसकी वर्डिंग में ये बात थी कि
कोई उसमें परमानेंट सीज फायर की बात नहीं थी। उसमें यह था कि होस्टेजेस को रिलीज किया जाए, कुछ समय के लिए लड़ाई बंद हो और एड वहां पर भेजी जाए। देखिए वही बात जो हमेशा हमास के लोग कह रहे हैं कि जो पेरिस से लेके कतार तक जो पीस टॉक्स चल रही हैं, उन पीस टॉक्स में पूरा जोर इजराइल का इसी बात पे है कि हमारे होस्टेजेस छोड़ो। और अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल का ठप्पा लगा गया। अगर वो रेजोल्यूशन पास हो जाता तो इंटरनेशनल इंटरवेंशन होता और रेजिस्टेंस के ऊपर ये दबाव होता कि वो लड़ाई रोके और इजराइल के होस्टेजेस वापस करे, और उसको बदले में कुछ नहीं मिलता। अब सोचिए ये रेजोल्यूशन अमेरिका का था कि बदले में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को कुछ भी नहीं मिल रहा था। जो 4 डिमांड मेन फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की हैं कि नंबर 1 कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर की बात अमेरिकन रेजोल्यूशन में नहीं थी। दूसरी बात विथड्रॉल ऑफ इजरायली ट्रूप्स फ्रॉम गाजा, ये बात भी अमेरिकन रेजोल्यूशन में नहीं थी। तीसरी जो बात रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा, ये भी अमेरिकन रेजोल्यूशन में नहीं थी। और चौथी बात रिटर्न ऑफ द डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, कि जो डिस्प्लेस हुए हैं अपने घर को वापस लौट सकें, ये भी अमेरिकन रेजोल्यूशन में नहीं थी। सोचिए 4 चीजें जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस कह रहा है कि मिनिमम हमारी शर्तें हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर, विथड्रॉल ऑफ इजरायली ट्रूप्स फ्रॉम गाजा, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द गाजा स्ट्रिप एंड रिटर्न ऑफ द डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। 4 मांगों में से कोई मांग अमेरिकन रेजोल्यूशन में नहीं थी। अजीब, मतलब ये पूरा इजराइल को प्रोटेक्ट करते हुए इजराइल ऐसा, मतलब अभी तक तो अमेरिका पीछे था इजराइल के, अब इजराइल अमेरिका के कंधे पे रख के सीधे बंदूक चला रहा है। ये बिल्कुल मतलब साबित हो गया। और जैसे ही अमेरिका ये सोवियत रशिया और चाइना ने वीटो किया, वैसे ही तुरंत आतंकवादी हमला हुआ है मॉस्को में, जिसमें 93 लोग मारे गए। और आपको बता दें वो कैसा आतंकवादी हमला था। उसमें मिलिट्री फटीग्स में लोग थे। आईएसआईएस के जो हमले होते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग होती हैं या कुछ इस तरीके के जो वो अमेरिका के बिहेस्ट पे वो काम करता है, ये अब देखिए आप उसको छुपाने में और उसको लुका छुपी करने से कोई फायदा नहीं, इफ एंड बट्स लगाने में कोई फायदा नहीं है। आईएसआईएस अमेरिका का पोषित एक आतंकवादी संगठन है इस तरह के, और ये एक नहीं है, कई आतंकवादी संगठन जिनके नाम बदलते रहते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से लेके अफगानिस्तान में भी अभी बयान आया था तालिबान का कि अमेरिका चला गया है लेकिन अपने पिट्ठू छोड़ गया वहां। सोचिए ये बयान आया है तालिबान का कि कुछ आतंकवादी ग्रुप यहां पर सीक्रेटली काम कर रहे हैं हमारी रिजीम को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो अमेरिका का विड्रॉल हो गया, अमेरिका हार जाता है, लेकिन अपने कुछ ना कुछ एजेंट्स हमेशा पीछे छोड़ता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि 10 या 15 साल बाद हमें फिर से जरूरत पड़ेगी। तो ये जो पूरी आईसिस खुरासा ने जो मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में हमला किया, ये मिलिट्री फटीग्स में लोग, और उसमें इन लोगों ने जिस तरह की प्रिसिशन ये पूरा अटैक किया, और उसके बाद जिस तरह से वो लोग विड्रॉ किए, ये मिलिट्री ट्रेनिंग दिखाता है। हो सकता है यूक्रेन के लोग हों, हो सकता है कि आईसिस का केवल नाम इस्तेमाल किया जा रहा हो सकता है आईसिस के ही लोग हों, और वो एक ये मतलब उनको एडवांस ट्रेनिंग यूक्रेन में मिली हो, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि इस स्पेशली इस घटना के बाद कि यूक्रेन में कुछ जो मिडिल ईस्ट के कुछ लड़ाके यूक्रेन की तरफ से लड़ते हुए पाए गए हैं। अमेरिकन ट्रूप्स का तो एक बात आई थी कि कुछ अमेरिकन ट्रूप्स वहां पर मिले थे, ये करीब आज से 3 महीने पहले ये खबर फ्लैश हुई थी। अभी ये खबर 10 दिन पहले आई थी कि कुछ मिडिल ईस्ट में कौन जाएगा यूक्रेन के लिए लड़ने। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ये इराक भी जो इराकी रेजिस्टेंस है, जो वहाँ की सरकार का भी हिस्सा है, वो भी इसराइल से लड़ रहा है, यमन इसराइल से लड़ रहा है। कौन जाएगा? तो वहाँ पर जो सीरिया में जो अमेरिकन बेसिस हैं, और अमेरिकन बेसिस वहाँ हैं जहाँ सीरिया के जो आतंकवादी जो वहाँ की सीरिया की रिजीम को हटाना चाहते हैं, क्योंकि सीरिया के रिजीम ने रशियन बेसिस भी वहाँ बना के रखे हुए हैं, तो ये वही लोग तो होंगे ना, वही लोग। तो अभी आप देखिए कि यूक्रेन वॉर में ट्रेन किए हुए कुछ लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने जाके वहाँ पर आतंकवादी हमला किया। और जब रशिया ने वीटो किया रेजोल्यूशन, उसके तुरंत आप टाइमिंग देखिए, और इस पे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का बयान आया है, और उन्होंने कहा है कि ये जो डीवीएस फोर्सेस हैं, ये जो रशिया और इजराइल की डीवीएस फोर्सेस हैं, ये किसी भी हद तक जा सकती हैं और ये कुछ भी कर सकती हैं इस मामले में। और आपको कुछ घटनाएं हम आज की बता दें कि जिसमें जो हमला हुआ था, जो रमल्ला में हमला हुआ, जो वेस्ट बैंक में कल हमले हुए, और मैंने वो खूंखार फरिश्ते हमास को कहा गया, और
उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था आपके लिए। और उसके बाद जो है आज भी वेस्ट बैंक में कई जगह खासतौर पे तुलकरेम में एक बड़ी घटना हुई जिसमें पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने एक आईडीएफ के 2 वाहनों को उड़ा दिया। उसके बाद अल सिक्का एक जगह है वहाँ पर वेस्ट बैंक में, वहाँ पर भी एक बड़ी घटना हुई और वहाँ पर जो खबर आ रही है कि आईडीएफ के इजरायली सेटलर्स 2 पहले एबडक्ट हुए, फिर उनको मार पीट के उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद उस इलाके में इतनी दहशत फैली हुई है, ये एक नई टैक्टिक्स रेजिस्टेंस की, कि उन्होंने सज़ा दी क्योंकि वो दोनों सेटलर्स गन कैरी कर रहे थे। उन्होंने कई बार फिलिस्तीनियों को मारने की धमकी दी, तो इसलिए उनको उठा लिया गया और उनको उठा के उनकी जम के उनकी मारपीट हुई, वो उनके साथ उनको मारा गया और उसके बाद फिजिकली मारा गया, जान से नहीं। उसके बाद उनको उसी सेटलमेंट में छोड़ दिया गया। इससे एक नई दहशत पैदा हो गई। अब आप देखिए, अच्छा, एक तरफ ये जो हिब्रू अखबार हैं इजराइल के, ये लिख रहे हैं कि इजराइल जो है वो गाजा में लड़ रहा है, वो उसका सदर्न फ्रंट हो गया, हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, नॉर्दर्न फ्रंट हो गया, इधर वेस्ट बैंक में इधर अब नया फ्रंट शुरू हो रहा है। और वो खास तौर पे जो रमल्ला में जो इंसिडेंट हुआ, जिसमें जो अकेला जो लड़ाका मंसूर बरकत इसका नाम था, जो शहीद हो गया, वो अकेला लड़ाका जो है उसने आईडीएफ को घंटों रोके रखा और 7 आईडीएफ के लोगों को घायल कर दिया। 2 अभी भी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसके पास जो वेपन्स थे, वो वेपन्स बहुत ही प्रिसिशन वेपन्स थे। वो वेपन्स इस तरह का नहीं था जैसे 2002 में वैली ऑफ द थीव्स ऑपरेशन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की राइफल से जो थैर कैद हमबाद लड़ा था, उस तरह की बात नहीं थी। इसमें बहुत ही प्रिसिशन वेपन था और जो कि टारगेट करके मार रहा था। तो ये चीज़ इजराइल की मीडिया ने कही है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है हम लोगों को कि हमास के पास इस तरीके की वेपनरी हमास ने या तो खुद डेवलप की है या कहीं से पहुंची है। ज़्यादातर कयास यही है कि हमास जो है वो मास्टर है इस चीज़ में कि वो टेक्नोलॉजी को रिप्रोड्यूस करता है और उसकी जो फैक्ट्रीज अंडरग्राउंड हैं वहाँ पर वो टेक्नोलॉजीज़ को तड़ से रेप्लिकेट करता है। उसके पास इंजीनियर्स की पूरी टीम है। हमने आपको कल बताया था कि ट्यूबस में वेस्ट बैंक में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें ट्यूबस में जो इंजीनियरिंग यूनिट पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की थी, ट्यूबस की इंजीनियरिंग यूनिट ब्रिगेड, उसने हमला करके एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से 4 इजरायली वाहनों को उड़ाया था, हमला किया था उन पे। और उसके बारे में भी डिटेल्स अब धीरे धीरे हमारे पास आ रहे हैं। तो अब आप देखिए इन सारी चीज़ों को जोड़िए कि ग्राउंड पे बढ़ रहा है, गाज़ा में जो लड़ाई चल रही है वहाँ इनको शिकस्त पे शिकस्त मिलती चली जा रही है। आज ही की बात है, अल शिफा कॉम्प्लेक्स में फिर से करीब 3 हमले हुए फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के, और पहली बार की तरह अल शिफा में वो ज्यादती ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने अगर ये किसी फिलिस्तीनी को मार रहे हैं तो उधर से भी गोली चल रही है, ये पिछली बार नहीं हुआ था। तो इस बार ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है गाज़ा के लिए। और गाज़ा में तो खैर हर जगह देखिए इजरायली फोर्सेस रिट्रीट में हैं। वेस्ट बैंक में जो इनका एग्रेशन था कि वेस्ट बैंक में लगातार हमला करते रहो, पिछले कल की घटना, उसके बाद जो इस तरह की घटना, उसके पहले भी जो हम बताते रहे, लेकिन कल एक चरम पे चीज़ें पहुंची और आज वो चरम सस्टेन्ड है। तो ये जो देखिए पूरे डेवलपमेंट्स हैं, इसमें कहीं ना कहीं अब आप देखिए वहाँ पर अमेरिका रेजोल्यूशन दे रहा है तो पूरी राजनीति हो रही है, उसको भी कम्बैट कर रहे हैं, उसको रशिया चाइना कम्बैट कर रहे हैं। ग्राउंड पे यहाँ हमास लड़ रहा है, उधर हिजबुल्लाह ने अपनी एयर स्ट्राइक्स बढ़ा दी हैं। जो सरफेस टू एयर जो हिजबुल्लाह मिसाइल मारा था, अभी तक सरफेस टू सरफेस मैक्सिमम मारा था। पिछले 4 दिनों में सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो हिजबुल्लाह की हैं उसकी तादाद बढ़ गई है। तो इसको भी लोग बहुत ही महत्वपूर्ण एक डेवलपमेंट मान रहे हैं। उधर यमन के ऊपर लगातार बमबारी हो रही है अमेरिका की, लेकिन यमन भी वापस स्ट्राइक कर रहा है। अभी कल की खबर है जिसकी अभी शिप का नाम नहीं पता, लेकिन कल यमन ने एक और हमला किया और ये जो UKMTO है उसने इस बात को माना कि कल के हमले में शिप जो है, कमर्शियल शिप थी, वॉरशिप नहीं थी, शिप जो है उसको काफ़ी नुकसान हुआ। तो अब आप देखिए कि मॉस्को के जो टेरर अटैक्स हैं किस तरीके से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स वॉर है, इसीलिए इसको शुरू में ही हमास ने एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का नाम दिया था।
कि जहाँ पर कोई एक एक चीज़ नहीं होगी, सब एक मतलब लगातार कहीं ऊंचाई कहीं निचाई, कहीं कहीं पॉलिटिकल नेगोशिएशन, कहीं हथियारबंद लड़ाई, इस तरीके से इसके ये मल्टी डायमेंशनल वॉर है। और इसके मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर को इन घटनाओं ने खासतौर पर मॉस्को में जो हुई उन्होंने कंफर्म किया। मॉस्को में आपको बता दें कि उन्होंने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 जो लोग जो उसमें मुख्य थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और कहीं ना कहीं ये शक वही बात आ रही है कि या तो यूक्रेन के लोग हैं और या फिर यूक्रेन में ट्रेंड आईसिस के लोग हैं। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।